टीचर बहन बहुत व्यस्त रहते हैं, जो कि बहुत कम आ पाते हैं। चलिए, आज वो शुभ दिन है जो आप सभी इतनी संख्या से इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो दिव्यांग सेवा विभाग की तरफ से आप सबको बहुत 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 स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज जैसे बाप दादा ने हमें ये शिक्षा दी कि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, सभी जानते हैं। पर आज की मुरली में जो नई बात थी, जो मुझे नया लगा, वो है कि मेरे बच्चे उस रियलिटी से, उस सत्यता से तुम रह कर के तुम सबको बताओ कि हम एक बाप के बच्चे हैं। उस रियलिटी से बताना है, अर्थात उस भावना से। हाँ, हम उस सत्य को जानते हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनें जानते हैं कि हम सब सारे विश्व के वासी, हाँ, सभी आत्माएं एक शिव बाबा के ही बच्चे हैं। और मनुष्य होने के नाते हम सभी उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, हर कोई ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, भले वो जाने या ना जाने। परंतु आज जो बाबा ने ये शिक्षा दी, मेरे बच्चे तुम उस रियलिटी से बताओ, तो इसी की ही कमी है, जिसके लिए ये जो प्रोग्राम हम करते हैं, तो उसकी जो थीम है, जैसे हर राज्य में करते हैं, इसलिए वो गोवा का था, इसलिए गोवा लिखा हुआ है। लेकिन जो थीम है दिव्यांग समानता, समानता, जिसकी इंग्लिश टर्म है इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी। किस नाते से इक्वल, किस नाते से हम समान, वो तो आप सभी समझते हैं। फिर भी हमारे दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता है, तभी ये जागरूकता की आवश्यकता है। सबको जागरूक करना पड़ रहा है कि हम सभी समान हैं, एक बाप के बच्चे हैं। भिन्नता दूसरी बात में है, उनको पहले क्या बोलते थे, विकलांग, ये शब्द था। विकलांगों के लिए आरक्षण लिखा जाता था। आज वो शब्द नहीं है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस शब्द को परिवर्तन किया। विकलांग के जगह पर आज क्या लिखा जा रहा है, दिव्यांग। कितनी युक्ति युक्त शब्द है, कितनी यथार्थ शब्द है। आप सभी इसको फील कर रहे हैं कि सचमुच वो दिव्यांग है। किस नाते से हम समझेंगे, मानो कोई दृष्टिबाधित है, हम उनको दिव्यांग कह रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि बाबा हमें मुरली में क्या कहते हैं, बच्चे तुम आंखों का संभाल करो, क्योंकि हम सभी आत्माएं इन आंख के द्वारा कोई ना कोई पाप कर्म किए हैं, और आज भी कभी कभी हो जाता है। आज की मुरली में भी वही बातें हैं। तो हम सभी इस आंख का संभाल करने में कितनी समय लगाते हैं कि हमारी नज़र सबके प्रति पवित्रता की नज़र हो, भाई भाई का दृष्टि हो या भाई बहन की दृष्टि हो, कहीं गलत दृष्टि न जाए। लेकिन वो आत्माएं तो क्या कहेंगे, श्रापित है या वरदानी है। इस जन्म में, घोर कलयुग में, उनको परमात्मा ने दंड के स्वरूप बंद किया है, हम समझेंगे ऐसे, या उनके लिए फायदामंद है? फायदा ही है, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया को बाबा हमें क्या बताते हैं, ये छीछी दुनिया है, ये गंदी दुनिया है, ये तो घोर नरक है। हाँ, कि किस किस शब्दों से बाबा बताते हैं,
इस दुनिया को क्या देखना है? कराची में जब बाबा थे साकार में, तो कोई भी, हमारे दादियाँ जब छोटे थे तब खिड़की से हमने सुना है अनुभव, खिड़की से कभी कोई बाहर देखता था तो बाबा कहते थे इस दुनिया को फिर भी देखना है क्या, क्या देखने को रहा है? लेकिन उन आत्माओं ने इस जन्म में भले कोई कर्म का खाता अवश्य होगा, परंतु उन सब से हमें नहीं जाना है, उसकी सत्यता को समझना है कि हम अभी समझ सकते हैं कि उन आत्माओं के लिए तो ये वरदान है। लेकिन शब्द बदल गए, विकलांग से दिव्यांग हो गया, लेकिन चाहे उनकी माता पिता, चाहे उनके सगे संबंधी, चाहे समाज की नजरिया, वो वैसे ही रह चुका है। कोई उनको उस समानता तो या सम्मान तो दूर की बात है, अभी भी वो भावना नहीं आया है। इसलिए बाबा ने उनके बच्चे, हम सभी बच्चों को इस काम में लगाया है, ताकि समाज में हम बताएं कि वो किसी कार्य क्षमता से कम नहीं है। शारीरिक क्षमता कहाँ पर होती है, ये आप सभी अनुभव किए ही होंगे। अगर आपके नज़दीक कोई दृष्टिबाधित भाई या बहन आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन जब भी आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी विशेषता को आप अवश्य अनुभव कर पाएंगे। इस सभा में कोई आया है ऐसे? हमारे बीके भाई बहन भी बहुत सारे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। कोई आया है ऐसे, दृष्टिबाधित हो या श्रवण बाधित हो? कोई आया है? नहीं आया है। आप सबको भी ध्यान देना है, कोई ऐसा हो तो ले आना है ना। उनका बीके का अनुभव हम रिकॉर्डिंग करते हैं और पीएमटीवी में प्रसारित करते हैं कि हाँ, जैसे बाबा ने आज युगलों को एग्जाम्पल बताया कि गर्भग्रस्त में रहते ये कैसे पवित्र रहते हैं, दुनिया को बताओ। इस तरह हम भी प्रयास करते हैं दिव्यांग सेवा विभाग कि कोई बीके भाई या बहन हो, वो कैसे ब्राह्मण जीवन जी रहा है, हाँ? इतनी ऊंची सेवा कर रहा है दृष्टिबाधित हो करके भी, वो भी हम प्रसारित करते हैं टीवी में, ताकि दूसरे जो दृष्टिबाधित या दिव्यांग जन है उनके अंदर प्रेरणा आए। हम टीचर बहनों को बताने चाहेंगे कि हमारे बहन का नाम क्या है, जो दृष्टिबाधित है, हाँ, और वहाँ जो समर्पित है, हाँ, गोरखपुर में हमारी बहन है जो कि 20 साल से, अंकिता बहन तो यहाँ की है, हाँ, उनका भी अनुभव हमारे यूट्यूब में है, जो कि 20 साल से समर्पित रूप में बाकायदा टीचर बैच में बाबा ने सैंपल बनाया है। हाँ, आपके यूपी में ही है, गोरखपुर में, तो उन्हीं के सेंटर से। अच्छा, बहुत अच्छा गाना गाती हूँ और स्पीच देती हूँ। देखो क्या नाम है उनका, हमने भूल गए। अंकिता ही है। अंकिता ही है, अच्छा ठीक, बढ़िया बढ़िया बोलती है वैसे। अच्छा देखो, तो उनका अनुभव भी हमने रिकॉर्ड लिया है, आप सभी देखना यूट्यूब में। कोर्स करवाती हैं 7 दिन। तो कोर्स भी कराते हैं और आश्रम की सारे काम भी करते हैं, 7 डेज कोर्स कराते हैं, योग कराते हैं, सब कुछ बाबा का। अच्छा, स्टेज में भाषण भी करती है, संगीत भी करती है, तो क्या नहीं कर सकते। हमारे सामने जब हम जाते हैं दिव्यांग ऐसे दृष्टिबाधित भाई बहनों की सेवा के लिए, ऐसे पोस्टर्स लेके जाते हैं, बड़े में, छोटे रूप में आपको दिखाने के लिए रखे हैं, जो कि यहाँ पे प्रंजल पाटिल का फोटोग्राफ है और उनके कोटेशन भी लिखा है, जो कि पहला आईएएस ऑफिसर, दृष्टिबाधित होते हुए भी भारत के पहला आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो दिल्ली की सादरा डिस्ट्रिक्ट में अभी पद में हैं,
वो है महाराष्ट्र उल्लासनगर के, लेकिन आईएएस ऑफिसर के रूप में कार्य कर रही है, दृष्टिबाधित है। आप सभी सोच सकते हैं उनको पढ़ाई में कितनी मेहनत की होगी उस समय में। इतना आज भी सारे डिस्ट्रिक्ट में सब जगह में ब्लाइंड स्कूल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन करके आगे बढ़ते हैं और आईएएस ऑफिसर बनते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि दृष्टिबाधित को बाधा मानना चाहिए। क्या कहा है? मुझे नहीं लगता कि दृष्टिबाधित होना कोई जीवन में कोई बाधा है। आई डू नॉट थिंक वन शुड कंसिडर ब्लाइंडनेस एज एन ऑब्स्टेकल। दृष्टिबाधित होना जीवन में कोई बाधा है, बहन कह रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। नीचे में चेन्नई का एक बहन है, उनके नाम है बेनो जैपिन, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस, भारत के राष्ट्रदूत बन करके यूएसए में काम कर रही है। वो कह रहे हैं, देखो भले वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानती है, परंतु उनका नाम वो खुद विश्लेषण करती है, बेनो अर्थात ईश्वर के पुत्री, जैफिन का मतलब हुआ छुपा खजाना, माना आत्मा में इतनी छुपी हुआ खजाना है ईश्वर का पुत्री सब में। तो ऐसे उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो आज वो समय नहीं रहा कि हम उनको कम आके कि वो रास्ते में कहीं बेघर बन करके भिक्षा मांगेंगे, ऐसे नहीं है। आप देखेंगे दिव्यांगजन, उनकी सेल्फ एस्टीम यानी स्वमान बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी से कुछ दया की पात्र बनना नहीं चाहते। हम लास्ट सीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक भाई व्हील चेयर में आ रहे थे, उसका हाथ पांव कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन वो उसको पीछे में व्हील चेयर को चलाने वाला कोई नहीं था। वो अकेले वहाँ से डाइनिंग से यहाँ भाइयों के साइड में डायमंड हॉल में जा रहा था। और कैसे जा रहा था? उसका जो वो उस तरफ ऐसे बैठा था, पीछे की तरफ जा रहा था, उसका हाथ में उसकी पैर चल रहा था, उसके पाँव में धक्का रहा, बल्कि हाथ इतना काम नहीं कर रहे थे, वो पाँव से धक्का दे रहा था ताकि उसकी अंगुली है और उसके पीछे पीछे चले। हमारे एक भाई आए तो उनको मदद करने के लिए उसको यू टर्न कर दिया और उसको लेने लगा, लेकिन उसने उसको बोलने भी नहीं पा रहा था, उसको पूरा प्रयास किया मेरे को छोड़ दो, उसने माना नहीं उसकी मदद लेने के लिए। मैं तो खड़े होकर देखने लगा क्या हो रहा है। लास्ट में वो इतनी ज़बरदस्ती किया कि मुझे मत इस चेयर को ना करो, तो भाई ने ऐसे ही छोड़ दिया। अब सिचुएशन क्या हुआ देखो, भाई ने तो उसको टर्न कर दिया है, अब तो धक्का दे के वो केवल पीछे की तरफ जा सकता है, उसके लिए मुसीबत हो गई। अब वो पीछे की तरफ था तो ऐसे धक्का दे के पीछे चल रहा था, अब भाई ने तो उसको टर्न कर दिया क्योंकि ऐसे धकेल के ले जाने के लिए, अब ऐसे ही छोड़ के चला गया। अब उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि वो फिर से कैसे यू टर्न करे। उसके पाँव से तो केवल आगे से पीछे की तरफ वो धक्का दे सकता है, उसको टर्न करना थोड़ा तकलीफ। तो मैंने फिर उसको टर्न किया, वो फिर अपने आप गया। कहने का मतलब वो हमारा दया नहीं चाहते। हमारे सूर्यमणि भाई जी, जो कि उड़ीसा में ये पहला प्रोग्राम हुआ जो आपने देखा, ये तो 18-19 में हुआ था, फिर 21 बीच में कोरोना आ गया, 21-22 में हमने तेलंगाना और कर्नाटक ये 2 राज्यों में ये सेवा हुई। फिर इस साल 22-23 जो गया इस साल चल रहा है, उसमें हमने मध्य प्रदेश और गोवा ये 2 राज्य हमने पूरा किया है, और आगे में गुजरात, और अभी अभी जस्ट 2-4 दिन पहले 26 तारीख को यूपी से हमें वो लिस्ट मिला है
जितने सारे स्कूल से उसका हम तैयार कर रहे हैं और आप सभी यूपी से आए हुए हैं, तो हो सकता है बहुत कम समय के बाद आपके राज्यों में ये सेवा होगी। तो आप सबका सहयोग होगा तो बहुत अच्छा सेवा की कार्यक्रम होगी अवश्य। इसलिए बाबा ने आप सबको यहाँ बुलाया है। तो इस सेवा को जो थीम है, empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality, दिव्यांग समानता, संरक्षण एवं सशक्तिकरण। समानता की बात जहाँ तक है, समाज में ये जागरूकता लानी है कि वो आत्माएं जो वो दिव्यांग जन हैं वो कोई कम नहीं है, वो हमारे साथ समान हैं। उनकी हम बताना है कि क्षमता जो है कोई शरीर के अंग में नहीं रहता। क्षमता कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? आत्मा में होती है। सारी क्षमता कहाँ पर होती है? आत्मा में होती है ना? शरीर के अंग से नहीं होती है। इसका जीता जागता प्रमाण जो हमारे बहन जो हिमालय की एवरेस्ट में चढ़ गए, क्या नाम है उनका? कोई बता सकता है? जिनकी एक टांग कट गया, ये कौन है? पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, जिनको पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार ने दिया। वो क्या कह रही हैं? शारीरिक विकलांगता नहीं, वास्तव में सोच की विकलांगता है। डिसेबल्ड आर नॉट द वंस हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, in fact disabled are the ones whose thoughts are wounded, जिनकी सोच ही wounded हो गया, यानी क्षत विक्षत हो गया, सोच में खराबी है, वो वास्तव में डिसेबल्ड है। तो देखो उनकी एक टांग कट गया, ट्रेन में कुछ बदमाश घुस गए थे जो सबकी पर्स छीन रहे थे, सबने अपना अपना दे दी, लेकिन हमारी बहन अरुणिमा बहन, उन्होंने अपना पर्स नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। तो बदमाशों ने उनको चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया, और जिस पटरी में वो गिरी, ट्रेन भी आया था, आता जाता रहता, ये रात की समय थी, सुबह होने तो कितना ट्रेन गुजरी, उनकी बेहोशी में वो पड़ी रही। सुबह कुछ लोग उनको उठाए और पाँव तो पूरी कटी नहीं थी और थोड़ा लगा हुआ था, इसीलिए उसी हालत में उठा के ले गए। हाँ, डॉक्टर्स के सामने उनका अनुभव आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। जब डॉक्टर चर्चा कर रहे थे इनका क्या है, पुलिस ने आया, एक्सीडेंट केस है, वो खुद कह रहे थे, अरे डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ मेरे को जिंदा रखना है तो मेरे पाँव काटो, मैं कह रहा हूँ, आप काटने के लिए डर क्या है? वो खुद कह रहे कि मेरे पाँव काटो। और खुद उसी समय हॉस्पिटल की बेड में निर्णय लिया कि मेरे को माउंटेनिंग सीखना है, हिमालय चढ़ने की ट्रेनिंग लेनी है और एवरेस्ट में चढ़ना है। 3-4 महीने के बाद जब पूरी वो सुखी नहीं थी, तभी वो आगे, कोई उनको तैयार नहीं था लेने के लिए, कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन वो इतनी उसकी हिम्मत थी कि उसने सीखी। और उनकी जो अनुभव आप सभी सुनेंगे कि हिमालय चढ़ते समय वो जो लगाते हैं आर्टिफिशियल पाँव एक यहाँ से नीचे, उसमें कितनी खून भी बहता हुआ तो भी वो ऊपर चढ़ी। और आप जानते हैं हिमालय में बर्फ होता है, और ऐसे लोग जो चढ़ाई करते हैं ना, कितने लोग मरते रहते हैं। वो बहन कह रही है दोनों तरफ लाशें पड़ी होती है, और मैं देख रहा हूँ, और थोड़ी दूर है एवरेस्ट को चढ़ना, दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, तो भी कितनी हिम्मत बुलंद, जो कि पहला महिला जो कि हिमालय की एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि सारी क्षमता कहाँ पर है। अभी हमारा दोनों पाँव है, हम भी हिम्मत नहीं रखते कि हिमालय चढ़ेंगे, तो सारी क्षमता आत्मा में है। ये हमें
बताना है, आत्मा की परिचय देनी है, प्लस जो भी दिव्यांगजन है उनकी उमंग उत्साह बढ़ाना है, प्लस उनकी टीचर्स को भी अवेयर करना है, उनकी माता पिता को भी अवेयरनेस देनी है। क्योंकि वो जब पैदा होता है उनके घर से माता पिता ही दुखी हो जाते हैं। जैसे कन्या पैदा आप सभी जानते हो, इसी तरह किसी घर में कोई दिव्यांग जन्म से दृष्टि बाधित हो गया, या जन्म से श्रवण बाधित हो गया, या जन्म से मंद बुद्धि हो गया, उनकी माता पिता जन्म से ही दुखी हो जाते हैं, हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। और थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या सुनता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता है, माता पिता भी बोलते हैं, समाज भी बोलता है ये तो कुछ कर नहीं सकता है, हमारे घर में तो ये तो बोझ हो गया, हाँ इसको कैसे ज़िंदगी भर पालेंगे, क्या वो करेगा। हाँ वो भी सुनता रहता है मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो हमारे जो प्रयास है, पहला प्रयास है समाज में ये जागरूकता देने की कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं और ये हमारे साथ समान है। फिर संरक्षण माना प्रोटेक्शन, उनके लिए आज की समाज विज्ञान समृद्ध समाज न जाने कितने कुछ तैयार कर चुका है उनकी आगे बढ़ाने के लिए। उनकी संरक्षण यानी उनकी नौकरी करना या कुछ ना कुछ, जैसे ये सब भाई बहनें एग्जाम्पल है जो कि साधारण नहीं है, कोई IAS, कोई IFS, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई लॉयर, कोई कुछ, सब बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कोई मिस वर्ल्ड, कोई कथक डांसर, ऐसे तो बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज़ है जिनको हम हर फील्ड में हम बताते हैं, तो उनके अंदर प्रेरणा आता है। इसी तरह वो भी कर सकते हैं, संरक्षण अपना आप कर सकते हैं। फिर एम्पावरमेंट तो आप सभी जानते हैं, सशक्तिकरण, आत्मा को सशक्त बनाना, जो हमारी बहनें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, थोड़ा बहुत करके उनको आत्मा की परिचय प्लस बाबा का परिचय दे करके उन आत्माओं को सशक्त बनाने की प्रयास करते हैं। मूल बात तो बाबा ने जो कहा है, सबको बाप का परिचय देनी है, भले ये किसी ना किसी बहाना है, लेकिन उसी में ही खेल कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं जो हमारे भाई भी बताएंगे। डिटेल प्रोग्राम हम क्या क्या करते हैं उनके स्कूल में और आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे थे, हम दृष्टिबाधित का पूरा करते हैं, फिर वही शुरू करेंगे। दृष्टिबाधित भाइयों के लिए प्यारे बाबा ने ब्रेल लिपि में किताबें बनाई गई है, जो आप सभी ने वीडियो में देखा। ब्रेल लिपि जो ये साप्ताहिक पाठ्यक्रम है हमारे, साप्ताहिक पाठ्यक्रम है, हिंदी का है और अंग्रेजी में भी छपा हुआ है, जो आपको लिखा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो हाथ में स्पर्श करके पढ़ते हैं डॉट डॉट से। और शिव संदेश भी है जो आप दे सकते हैं। खास करके आप बहनें जो जाते हैं राखी में, उनके स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए वरदान कार्ड बने हुए हैं, जो आप भी उसको पढ़ सकते हो, उसमें ब्रेल में भी लिखी हुई है। अभी बाबा के घर में ये सब तैयार हुआ है, एक छोटा सा ब्रेल प्रिंटिंग मशीन बाबा के घर में आया है। बाकी ये सब किताब तो बिलासपुर में प्रिंटिंग हुए थे, बाकी ये ब्लेसिंग कार्ड बाबा के घर में अभी तैयार हो रहा है। तो राखी में आप सभी, हम सभी वरदान कार्ड प्राप्त हुए कितना खुश होते हैं, उसको पढ़ते हैं तुरंत। तो ऐसे भाई बहनों के लिए वरदान कार्ड भी है। बाकी दृष्टिबाधित भाई बहनें आपका बोल तो सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। प्लस ये बाबा का जो चित्र प्रदर्शनी है, जैसे आत्मा परिचय, आत्मा की, परमात्मा की, अभी सैंपल के रूप में 2 चित्र हमने रखे हैं। तो ये 3D मॉडल, यानी उनको स्पर्श करने से, ये ऊपर नीचे है, उसको स्पर्श करेंगे, यहाँ पे ब्रेल में लिखा हुआ, जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे वो ब्रेल में लिखी हुई है, सर्व आत्माओं के परमपिता, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हाथ से स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। और साथ साथ
आप जो चित्रों से समझाते हो, हाँ, वो साथ साथ बोलते जाएंगे। नहीं तो हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डेड है कमेंट्री की तरह, कि हाथ आप दाहिने तरफ ले जाएं, उसके बाद नीचे आए, वहाँ पे ये है, उसके पीछे नीचे में ये है, ऐसे कमेंट्री में बोला गया है। तो इस तरह चित्र प्रदर्शनी उनके लिए ही बनी हुई है, 3D मॉडल जो फाइबर में बनी हुई है। लेकिन इसको इंडिविजुअली खरीदना या बनाना या एक के लिए लेना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि कॉस्टली है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं राज्य सरकार से, जितने सारे ब्लाइंड स्कूल यूपी में हैं, अभी पूरी लिस्ट हमारे पास आया हुआ है। तो जब उनके स्कूल में जाएंगे तो आप सभी भाई बहनों की सहयोग की ज़रूरत है। वहाँ पे फिर लगा करके ग्रुप के साथ हाथ फिरा करके उनको समझानी देते हैं। तो पहला है हमारे पास ब्रेल की किताब हैं, दूसरे वरदान, यही 2-3 नहीं है, और इंग्लिश में भी बहुत सारे हैं किताबें। दूसरा है 3D मॉडल से, वरदान कार्ड से है, और जो हमारे ऑडियो तो वो सुन ही सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बताने की आवश्यकता है। वो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, हाँ, उन जैसे हम सभी क्लासेस सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसको भी टेक्निकल ट्रेनिंग उनके लिए भी देना आवश्यक है कि वो एंड्रॉयड मोबाइल कैसे यूज करें। आप सबको मालूम है, अभी जैसे हाँ क्रिकेट मैच चल रहा है ना, आपको मालूम है सभी को कि ब्लाइंड्स भी, दृष्टिबाधित भाई बहनें भी क्रिकेट खेलते हैं। सबको मालूम है? जिसको मालूम है हाथ खड़ा करें। अच्छा, वो कैसे बॉल मारते होंगे? हाँ, ऐसे उनके बॉल के अंदर घुंघरू की तरह ये आवाज़ करने वाला, ठीक है, वो आवाज़ सुन करके बैटिंग करते हैं, ठीक है। और फील्डिंग भी ऐसे ही होती है, जहाँ बॉल जाएगा वो फील्डिंग करते हैं। और सबसे जो गर्व करने की बात है, जैसे अभी कौन सी चल रहा है क्रिकेट, पूरी वर्ल्ड का जो सारे टीम आते हैं, वर्ल्ड कप जो है, ऐसे ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी होता है ना। तो उनका भी हमारे भारत के टीम जो है लगातार 3 साल से चैंपियन होता आ रहा है। और मैं तो डिटेल में इतना मैं रुचि नहीं रखता हूँ, भाई जी ज़्यादा रुचि रखते हैं। कुछ हाईएस्ट स्कोर भी जो नॉर्मल व्यक्ति जितने स्कोर किए हैं उनसे भी ऊंचा स्कोर हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम भारत का किया है। तो ठीक है, ये तो बात थी दृष्टिबाधितों की। हम अभी अनुरोध करते हैं। अच्छा, अभी हमारे टीम का नए मेंबर जो कि हमारे आदरणीय सूर्य प्रकाश भाई बहुत रुचि रखते हैं इस सेवा में, उनका भी दूसरे जगह पर कहीं पे ट्रेनिंग है। आप सबके लिए उनके उद्बोधन 2-3 मिनट का वो रखेंगे हमारे आदरणीय सूर्य प्रकाश भाई। ओम शांति। मैं आत्मा, शरीर का नाम सूर्य प्रकाश, जैसा आपने सुना है। सिर्फ 2 ही दिन पहले हमने ये 3 दिन का ट्रेनिंग यहाँ किया था। तो इसके बाद हमें पता चला काफ़ी सारे चीज़ें अभी आपको बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा। तो मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें। जैसा इसमें हमने देखा कि दिव्यांग जनों को हम समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण करने का ज़रूरत है। तो इसी तरह हम समझ रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को सशक्तिकरण करना है, हमें सशक्त बनाना है। मैंने बहुत सारे मंचों में ये सुना है और पिछले काफ़ी दिनों से मेरा जो भी अनुभव रहा बाबा के बच्चा बनने के बाद, कि सभी को सेवा चाहिए। और बाबा ने मुरली में कहा कि सेवा बहुत अवेलेबल है और आगे आने वाले टाइम में इतना सेवा होगा, हड्डी हड्डी सेवा एक्चुअली होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयारी करना है। जब सेवा फाइनली आएगी तो हम कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अपने आप को एम्पावर करना है। जैसा हवाई जहाज में बोलते हैं, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाओ, फिर दूसरों को हम मदद करेंगे। तो अभी हम सशक्तिकरण हमें खुद का करना है। मैंने ये रियलाइज़ किया। मैं 2-3 चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले बात तो इतने संख्या में आए, इसने आपने हिम्मत दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अपने लिए क्लैप कीजिए एक बार। इसमें जितना उमंग उत्साह उनके लिए है, हमें अपने आप में उमंग उत्साह भरना है।
तो ये 2-3 दिन के रिसर्च में मैंने ये पाया सबसे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट में ये लिखा है कि 2.21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो करीब 3 करोड़ के आसपास है, ये ऑफकोर्स 130 करोड़ टोटल ले रहे हैं 2019 की जनगणना के हिसाब से, तो 3 करोड़ का आंकड़ा वो बता रहे हैं। हालांकि जबकि इस वीडियो में आपने देखा कि 10% भारत की जनसंख्या करीब करीब दिव्यांग कैटेगरी में आ रही है। इसके बाद फर्दर हमने जब इसके बारे में चीज़ भाईजान से बात किया तो पता चला 21 ऐसे अलग अलग डेफिशिएंसीज है जिनको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मान के चलिए किसी का हियरिंग ही इम्पेयर्ड है, थोड़ा सुनने में उनको इशू आ रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप और हम जो अच्छी तरह सुन पा रहे हैं वो बाबा की बात नहीं सुन रहे हैं। हम बाबा बार बार हमें बता रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं उनको, या कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं, हम आगे के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। जो सुन ही नहीं पा रहे हैं, जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर काम करने में डबल एफर्ट लगता है, वो बाबा की हर चीज़ कितना पूछेंगे, कितना सुनेंगे। और आपने देखा कि दृष्टि बाधित भी अभी वो क्या क्या मटेरियल देखेंगे। अब जो ये कुछ बना है बॉल क्रिकेट, ये तो बहुत ही कम है। एक अच्छे जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए अगर 100 चीज़ बना है तो उनके लिए शायद 1 या 2 ही होगा। तो 21 ऐसे डेफिशिएंसीज है जिनको इस कैटेगरी में रखा गया, उसका परसेंटेज है 15 से 16। इसका मतलब करीब करीब 20 करोड़ जनता भारत का कुछ ना कुछ इशू से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनका अटेंशन और स्पैन कम होता है, वो ज्ञान पूरी तरह ले नहीं पाएंगे, और जब तक वो अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे और लोगों को नहीं करा पाएंगे। तो ये मैं इस चीज़ का मुझे बोध हुआ है कि अगर भारत की जनता 130 हो, 140 करोड़ हो, उसको सीख देने के लिए बाबा के लाखों बच्चे हैं, लेकिन ये जो 20 करोड़ है इनके लिए तो 100 भी नहीं है शायद। भाई जी पता नहीं, टोटल सब मिला के एक बहुत बहुत स्मॉल नंबर है। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है ये सोचिए, और उसी हिसाब से प्रारब्ध भी उसी तरह का होगा प्रोपोर्शनेटली। और हमें अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि हम इस चीज़ से जुड़े हैं। ये नहीं सोचना है कि चलो एक दिन आया, क्लास किया, कुछ सुना और जाके देख लेंगे, अगर कुछ मौका मिलेगा। मौका आएगा, आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, ज़रूर आएगा मौका। तो मैं इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ऐसे ही लिखा है सभी के लिए, वो चीज़ मैंने देखा इसके लिए। अभी हम चूँकि हम अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा। लोग अलग अलग भाषण करते हैं, लंबे चौड़े भाषण होता है, टाइम काफ़ी ड्यूरेशन जाता है। मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे लिखे जिससे मेरे अपने अनुभव से, अपने लाइफ के अनुभव से जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला ज़रूरत है आज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज मतलब जैसा आपने घड़ी देख रहे हैं, घड़ी का डायल जो पुराने ज़माने के होते थे, आप देखें अलग अलग चक्का अपने अपने तरह से घूमता है, और घड़ी को सेकंड बाय सेकंड एक्यूरेट रखता है। और वो अगर घड़ी में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए तो सोचिए हमारे कार्य में कितना प्रॉब्लम आएगा। तो हमें सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है। हमारे चारों ओर काफ़ी घटनाएँ हो रही है। जैसा मैं गृहस्थी हूँ, घर में युगल है, बच्चा है, उसका अलग डोमेन है, युगल का अलग है, नेबर्स का अलग है, फ्रेंड्स का अलग है, साइकिलिंग ग्रुप है उसका अलग है। सभी अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन उसमें मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को सिंक्रोनाइज सभी के साथ नहीं करूँगा तो वो इधर जाएंगे तो मैं इधर जाऊँगा, वो ये बोलेंगे तो ये होगा। ये हर सेंटर में भी होता है, सेंटर्स में भी होता है कि एक बहन कुछ बोल रही है, दूसरे के माइंड में कुछ और चल रहा है। भले वो प्रोग्राम उससे बेहतर हो, लेकिन उसका भी समय और उसका भी एक सर्कमस्टांस आएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर हम सिंक्रोनाइज करके चलें तो बहुत बढ़िया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में। दूसरी बात मैंने ये देखा कि परसेप्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैं सिर्फ उनके लिए जो दिव्यांग जनों को हेल्प करने के लिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। परसेप्शन, अभी देखिए रशिया कुछ समझ रहा है, यूक्रेन कुछ समझ रहा है, हमास और फिलिस्तीन कुछ समझ रहा है, और इजराइल का रवैया अलग है। रशिया किसी के साथ है तो अमेरिका किसी के साथ है। सभी अपने अपने जगह पे ठीक है, किसी को भी आप गलत नहीं बोल सकते कि आप टोटली रॉन्ग है। तो परसेप्शन का खेल है पूरा, ये चीज़ परसेप्शन, आप किस तरह से परसीव कर रहे हो। अगर आप सही परसीव कर पाएंगे तो एक्शन भी आपका सही रहेगा। उसी तरह जैसा भाई जी ने बताया, वो व्हील चेयर लेके जा रहे हैं एक तरफ, तो उसको परसीव करने की ज़रूरत है तुरंत कि उनकी क्या ज़रूरत है। और चलो हम मदद नहीं कर पा रहे तो उनके कार्य में बाधा तो नहीं डालें हम, इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। एंथुसियाज्म में हम मदद करना चाहेंगे लेकिन कुछ और हो जाता है। तो परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है, महात्मा गांधी जी ने कहा था
नीड और ग्रीड का थ्योरी, इस पूरे विश्व का कम समस्त संसाधन, इस ब्रह्मा कुमारी में टोटल जितने रिसोर्स है सभी को हम नीड बेस पे कहाँ क्या जरूरत है अगर जाएंगे। ओम शांति बाजी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अगर हम इसको नीड के बेसिस पे देखेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से सभी कुछ है, रिसोर्स काफ़ी है, लेकिन सभी अपना अपना रिसोर्स लेके बैठे हैं तो यहाँ ग्रीड आ जाता है, मुझे इतना चाहिए। इसका हमने उदाहरण देखा कोविड के टाइम। अब आपको अपना रसोईया, आपको अपना स्टोर रूम पूरा भर के रखना है आगे आने वाले समय के लिए। यहाँ तक वैक्सीन किसी के पास बिल्कुल नहीं है, किसी के पास सेकेंड डोज, थर्ड डोज के लिए भी, मतलब रिपीट डोज के लिए भी वो लेके रखे हैं। तो ये नीड और ग्रीड का थ्योरी है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट हम अगर करेंगे अच्छी तरह तभी हम हर तरह की सेवा कर पाएंगे। और हमें टाइम एंड डिस्टेंस का हमें नॉलेज हमेशा रहना चाहिए। घड़ी सुई तो चलते जाएगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। ओके, फिर है हेल्थ, अपना हेल्थ हम मैनेज करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सेवाएं दे पाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा और सेवा में हम वृद्धि नहीं हो पाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इंसान जो है, हर आत्मा अपने अपने जगह पे बहुत कार्य कर रही है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए पॉज, चेक, चेंज, इवैल्यूएशन बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इवैल्यूएट करें। एक बात यहाँ आई मोबाइल के बारे में, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा जितना मैंने स्टडीज़ किया, कुछ डिफेंस स्टडीज़ भी मैंने किया है और इंटेलिजेंस में भी, शेयरिंग में भी, ये मोबाइल जो है जितना बड़ा वरदान है उतना बड़ा अभिशाप बनने वाला है बहुत जल्दी से जल्दी। क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि लोग जैसा अभी रशिया और वॉर जो देख रहे हैं वो मोबाइल और कम्युनिकेशन पे अटैक करेंगे। और जहाँ मोबाइल बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा वो दिन डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा, खास करके युवाओं में, बच्चों में। जो हम गर्व से कहते हैं कि 35 साल से कम उम्र के हमारे पास 65% है या जो भी परसेंट है वो अलग बात है, और जिसका हम गर्व करते हैं इतना है, तो इसमें बाधा आएगी, कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो मोबाइल को बहुत केयरफुली यूज़ करना, उसका रेडिएशन आगे 5G भी आने वाला है और ज़्यादा हानिकारक है। तो मोबाइल को कम से कम यूज़ करके, हालांकि हम करेंगे जब तक उसका रिक्वायरमेंट है, उसका स्टैंड बाय भी ढूंढ के रखना है। जब मोबाइल नहीं काम करेगा तो हम कैसे करेंगे, कैसा हमारे पास विधि होगा। मान लीजिए प्रोजेक्टर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, उसका भी हमें साइड बाय साइड ज्ञान होना है, हमको प्रैक्टिस करना है, वो करते जाएंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में मैं एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आपको, आपके पास अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं, अलग अलग कार्य आता है टाइम टू टाइम। जैसे मैं ही आया था यहाँ पे 3-4 दिन पहले, ट्रेनिंग हुआ, तो मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को आप 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 ही चीज़ है, 3 स्टेप है। ज़िंदगी में कुछ भी करना है, आपको बाबा का ज्ञान ही अच्छी तरह लेना है और मुरब्बी बच्चा बनना है, तो 3 ही स्टेप है उसके अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है अवेयरनेस। प्रोजेक्टर यहाँ नहीं है, आप देख सकते हैं, अपने आप को जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं पिछले 5 दिन से ये देख रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए अछूता रहा, जहाँ यहाँ वहाँ हुआ, थोड़ा मदद कर दिया ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, और मैं समझता था कि मैंने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। लेकिन यहाँ आते ही पता चला ये तो एक नोक की तरह भी नहीं है, सुई का नोक की तरह भी नहीं, जैसा बाबा बोलते हैं नमक में, आटे में नमक जैसा, उतना भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और मैंने सोचा कि आप इतना साल मैंने अपने लाइफ का बिता दिया इस चीज़ को अनदेखा किया। तो सबसे पहले अवेयरनेस, जागरूकता। जैसा देखा साइट में 2.21%, 3 करोड़ लिखा है, भाई जी ने 10 करोड़ कवर किया है, 10% जो भी 15 करोड़ है, हालांकि एक्चुअल संख्या 20 करोड़ है। तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी और ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य, लौकिक में हम पुण्य कार्य बोलते हैं, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग काम होगा ये, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम है अवेयरनेस। जब आप पूरी तरह जागरूक हो जाएंगे, सभी जो भी पढ़ना है पढ़ेंगे, जैसा ज्ञान में हम बोलते हैं वेद शास्त्र पता नहीं क्या क्या पढ़ें, उसके बाद जो है अगला, और बाबा ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ओशन, बाकी जंगल, कलम, वो सब हम सब पढ़ चुके हैं। अगला स्टेप रहेगा प्रोसीजर। हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन कैसे करेंगे आप इसको, उसका प्रोसीजर। हमारे पास रिसोर्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है, भाई ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिसोर्स हमेशा कम रहेगा, वो आपके पास पर्याप्त होगा ही नहीं, तभी आप मैनेज कर पाएंगे, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अगला कार्य रहेगा प्रोसीजर,
उसकी प्रक्रिया क्या होगी, विधि क्या होगा। जैसा भाई जी ने क्या पूरा मैपिंग किया स्टेट वाइज। आपको बताऊं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, 36 जगह है। हालांकि जो नंबर गिना गया आपने 5, 6, 7 देखा होगा, तो 1-2 जगह होने वाले। आप देखिए पहुंचना कहाँ है और हम है कहाँ, तो उसका मैपिंग हो रहा है। उसके नज़दीक में कौन से सेंटर है, भाई बहनों को तैयारी, उसका ट्रेनिंग, सब चीज़ टाइम लगता है। तो आप प्रोसीजर से जाएंगे तब जो है बाबा बोल रहे हैं विश्व परिवर्तन के अंत तक हमें सभी बच्चों को ये मैसेज देना है। जैसा नॉर्मल बच्चों को जैसा मैसेज देना है, जो 850 से 900 करोड़ है पूरे विश्व में और 135-140 करोड़ भारत में, सब तक ये मैसेज जाना है कि बाबा आ चुके। उसी तरह ये 20 करोड़ और दुनिया में जितना है उस तक मैसेज जाना है। अगर वो बच्चे आके बाबा को उलाना दे तो उसका दायित्व किसका होगा, हमारा और आपका ही होगा। सोचे कितनी बड़ी बात है। अगर बाबा को कोई बुलाना दे दिव्यांगजन कि बाबा मुझ तक तो मैसेज पहुंचा नहीं है, और जब आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा, हमारे घर के बगल में कोई रहते, हमारे शहर में, हमारे देश में, फिर आप क्या कर पाएंगे। तो नेक्स्ट काम रहेगा प्रोसीजर। और लास्ट में जब आपने अपने आप को पूरी तरह अवेयर किया है, पूरी तरह सभी प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी रिसोर्स एंड रिक्वायरमेंट कभी मैच नहीं करेगा, जितना ज़रूरत है वो नहीं पाए, तो आपको बाबा भी बोलते हैं इनोवेशन, कुछ नवाचार, नयापन लाना होगा आपके हर चीज़ में। अगर रोज़ में मान लीजिए सेम आपको डोज देता रहा हूँ, घर में सेम खाना बने और भंडारे में सेम बने, तो आप बोलेंगे बाबा कुछ वैरायटी चाहिए। इसीलिए इस बारे में भी हमारी बड़े भाई से बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि बाबा क्या नए नए आइटम बनते हैं, क्या रीज़न है, क्या है। तो कुछ आपको नया चाहिए, इनोवेशन। और इनोवेशन की बात करें तो आज सुबह का ही सिंपल सा कार्यक्रम, कुछ भी छोटा कार्य होता तो उसको आप इनोवेट कर पाएंगे, कैसे नयापन ला सकते हैं। मुझे पर्ची ही बांटने का रिक्वायरमेंट था 50, तो उस पर्ची को जब बांटने निकला तो उसमें भी इनोवेशन लगा और आखिरी में एक पर्ची बच गया था। मैंने देखा 8-10 लोग थे, मैं सबके पास जाके देख रहा था, मैंने कहा ये पर्ची जिसको भी मैं दूंगा कम से कम एक जन तो आना ही चाहिए 100%, 2, 3, 4 आए तो अच्छा है। तो मैंने जो इंडिविजुअल है, जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उनको नहीं दिया। फाइनली उस पर्ची द्वारा यहाँ पे आए हुए देखिए कम से कम एक जन तो है, और उन्होंने और लोगों को भी मोटिवेट किया। मैंने अपने जजमेंट से, देखिए ये लास्ट पर्ची के ये है, तो मैंने देखा 3 लोग थे, तो उनको पूरा अच्छी तरह बताया। वो जब मांग रहे थे तभी मैंने उनको दिया, पहले से नहीं दिया। और लास्ट में एक टीचर दीदी भी मिल गए, तो उनको भी बताया, 4 लोगों को बताया एक ही पर्ची से। तो फाइनली मैंने कहा चलो ये सार्थक हुआ। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होना है कि हाँ हमने इतना कर दिया, ये कर दिया। करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा नेहरू जी का स्लोगन है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत कार्य करना है, सेवा अथक है। आप थक जाएंगे, अपने आप को सतर्क कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, सेवा अपने आप आ रखा है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश भाई जी को, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों में आकर के इतना उमंग उत्साह रखी। आपसे भी थोड़ी बैठे रहेंगे तो टिप्स गिना देंगे आपको क्या करना है। अभी हम जाके पहुंचते हैं एक दृष्टिबाधित विद्यालय में, जो कि हमने किया था, भोपाल में एमपी है। वहाँ पे क्या प्रोग्राम किया आप वीडियो में 5 मिनट में देखें। रोशन करता हुआ अंगार आशा का दीप लिए चलता चल, मन में विश्वास लिए बढ़ता चल। इसमें आपने देखा कि पहले हमने जो स्कूल में जाते हैं उसमें विजुअली इम्पेयर स्कूलर था, दृष्टिबाधित स्कूल, और उसके पहले जैसे शुरू हुआ देखा आपने 2 फॉर्म। तो उसका जो फॉर्मेट है स्कूल्स में हम जब प्रोग्राम करने जा रहे हैं, 3 प्रकार के स्कूल्स को हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पहला है जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं पाते। दूसरा कौन है? श्रवण बाधित, जो सुन नहीं पाते। और तीसरा कौन है? हाँ जी, फिजिकली चैलेंज्ड को तो अभी हम गिनती नहीं करते हैं। तीसरा जो है जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जिसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड कहते हैं, या पहले उनको मंद बुद्धि कहते थे, बाबा हम उनको कहते हैं क्या, दिव्य बुद्धि।
तो 3 स्कूल्स हमको मिलते हैं, सरकार से उसका परमिशन बाकायदे लिया जाता है, उसका डिपार्टमेंट से, तो वो हमारे प्रोग्राम्स को, रूट चार्ट को पूरे सर्कुलेट करता है हर एक स्कूल्स को, कि इस टाइम पे, इसी डेट को, इस टाइम पे आपके पास ब्रह्मा कुमारीज, दिव्यांग सेवा और सरकार जो मिल के जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपके पास आएंगे और आप हर प्रकार के उनको सहयोग करें। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। हम जाने से पहले वो ऑफिशियल ग्रुप ले लेता है, तो ऑफिशियली प्रोग्राम बन जाता है, तो सब रेडी रहते हैं। तो पहले हम जब स्कूल में, और उसको प्रोग्राम होने के बाद एक फीडबैक फॉर्म भराते हैं, कितने बच्चे थे, कितने स्टाफ थे, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने पेरेंट्स थे, वो भरते हैं। और वो उनका हेड जो है, प्रिंसिपल या हेड टीचर, वो उस प्रोग्राम्स के ऊपर फीडबैक लिखते हैं। तो पहले आपने देखा 2 फीडबैक फॉर्म्स है, फिर उसमें स्टेज प्रोग्राम शुरू होता है। हौसलों की ऊंची दीवार बन तू, रोशन करता हुआ अंगार बन तू, आशा का दीप लिए चलता चल, मन में विश्वास लिए बढ़ता। तो स्टेज प्रोग्राम में क्या हुआ कि जैसे हमारे कैंपेनर्स पहुंचते हैं, स्टेज जो स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है या जो मैन है, वो इनवाइट करते हैं कैंपेनर्स को, कि स्वागत करते हैं। ब्रह्मा कुमारी जो लेके आए हैं उनको स्वागत करते हैं स्टेज में। और ब्रह्मा कुमारी जो आपने जो सास पहने हुए हैं, पट्टा जो कहते हैं सास, तो वो फिर हम उनको ऐड करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल है, वो इंक्लूडेड है, तो वहाँ के 3-4 जो स्टाफ है उनको सास पहनाया जाता है। फिर उसके बाद वो कुछ गुलदस्ते से स्वागत करते हैं, या फिर बच्चे, ये जो विजुअल इम्पेयर स्कूल्स है, वो बच्चे अच्छे गीत गाते हैं, तो गीत से भी स्वागत करते हैं। तो ये स्वागत सिलसिला होने के बाद फिर क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीच होता है। स्पीच किसके ऊपर होता है कि ये हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों क्या लेके आए हैं, हमारे कैंपेन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, जो हमारे कैंपेन के बीच में जो मैन लीड करते हैं या फिर जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वही फिर तो 3 मिनट इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर अगर वहाँ के टीचर्स, वो भी उनका गुड विशेष देते हैं। बहुत समय ज़्यादा नहीं है, वो 3 मिनट स्पीच चलता है और उनका एक 4 मिनट। तो उसके बाद क्या है, बच्चे और सब इकट्ठे बैठते हैं, तो एक साथ हम ग्रुप फोटो कर लेते हैं वहीं के वहीं, क्योंकि एक बार हम स्प्लिट कर देंगे बच्चों को, फिर इकट्ठा करना, डिसिप्लिन पे बिठाना मुश्किल होता है। तो एक ग्रुप फोटो हम ले लेते हैं। स्पीच प्रोग्राम मोटिवेशनल स्पीच के उनके प्रिंसिपल भी मोटिवेट करते हैं, हमारे कैंपेनर मोटिवेट करते हैं। कोई स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर कुछ कहना चाहता है तो उनको भी हम चांस देते हैं। इससे 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर ये स्टेज प्रोग्राम पूरा होता है, मैक्सिमम 15 मिनट, क्योंकि हमारा जो टूल्स और टेक्निक्स डेवलप हुआ है, वो एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ हम ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। पूरे के पूरे 1.5 घंटा बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो इसके बाद फिर हम उनको स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या होता है, अभी हम कहाँ पर है, विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल, अर्थात दृष्टिबाधित विद्यालय में। दृष्टिबाधित विद्यालय में जो बड़े बच्चे होते हैं, 8th, 9th, 10th बच्चे, जिसका बुद्धि का विकास हुआ है, वो स्पिरिचुअलिटी थोड़ा समझ सकते हैं, आत्मा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान उनको रुचि है, तो उनको हम मॉडल्स, 5 मॉडल्स हमारे पास रहता है, जिसमें आत्मा और 3 लोक, फिर सृष्टि चक्र, फिर राजयोग का स्तंभ और 8 पावर्स। तो ऐसे जो 5 है मेन जो है, इतने में उनको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। वो बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, और ये जो मॉडल्स है वो ग्रुप में आते हैं। तो एक मॉडल से दूसरा ग्रुप में 5 फीट 10-15 फीट के बाद रखते हैं, ताकि उनको समझाने में एक दूसरे से डिस्टर्ब हो। और उसके बाद जो बच्चे हैं 6th, 7th बच्चे, उनको हम स्माइल, अलग अलग गेम्स में, एक्टिविटीज़ में बिजी करते हैं।
जैसे ये बहुत सारे गेम्स हैं आप देख रहे हो। ये है हमारे स्नेक लैडर गेम। 10 फीट बाई 10 फीट उसका रहता है, डाइस रहता है, बच्चे उसके ऊपर चढ़ करके खेलते हैं। पहले उनको खिलाने से पहले उनको समझाया जाता है कि गुण और अवगुण जीवन में क्या मायने रखते हैं। अगर हम गुणवान बनते हैं तो हमारे चरित्रवान बनते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होता है, हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इसीलिए पहले हमारा लक्ष्य नहीं उनको खिलाना, हमारा लक्ष्य है गुणों के बारे में उनको अवगत कराना, फिर उसके बाद वो खेलते हैं। फिर उसके बाद और भी गेम्स हैं। ये 6th और 7th बच्चे खेलते हैं। कभी कभी बच्चों को कितने संख्या है उसके हिसाब से बांटना पड़ता है। ये देखिए एक राउंड करके है, इसमें 7 गुण लिखी गई है। आत्मा का परिचय इसमें दिया जाता है। सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति करके 10 फीट में 10 फीट एक है। एक गुण के ऊपर एक बच्चे को खड़ा किया जाता है और 7 स्माइल बॉल उसमें उनके हाथ में दिया जाता है। और ये विजुअल इम्पेयर होते हैं तो बीच में एक टब रखते हैं जहाँ वो बॉल को फेंकते हैं तो वो कंटेनर जैसे उसको वो जो सांप सीढ़ी का जो गेम था एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड था, तो उसमें कुछ बच्चे जो थे पार्शियली देख सकते हैं, इसीलिए वो सांप सीढ़ी का कोई कंफ्यूज ना हो। सांप सीढ़ी का जो गेम खेल रहे थे यहाँ पे जो फोटो में वो साइटेड थे, लेकिन ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये बिल्कुल देख नहीं सकते। और ये देख नहीं सकते तो बॉल को फेंकेंगे कैसे, दृष्टिबाधित है। तो वो जो बीच में जो कंटेनर रहता है बच्चों को वहाँ से उनको हाथ को टच किया जाता है, टच करके फिर उनको पीछे लिया जाता है, कितना स्टेप वो पीछे है खड़े और वो काउंट कर लेते हैं कि हम अपने टारगेट से 5 कदम या 6 कदम या 7 कदम के पीछे खड़े हैं। तो उनके बुद्धि में वो पिक्चर क्रिएट हो जाता है और वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से वो थ्रो करते हैं बॉल और उसको उसमें कंटेनर में डालते हैं। और ये कंपटीशन के रूप में किया जाता है। और ये जो इसमें विन करते हैं हम उनको प्राइज देते हैं, हमारे टी शर्ट्स ले जाते हैं, टी शर्ट्स पहना के उनको किया जाता है। तो ये 2 गेम्स उनके साथ बच्चों के क्वांटिटी को देखते हुए डिवाइड किया जाता है। जो बड़े बच्चे हैं वो अभी आपके मॉडल्स के ऊपर वो समझ रहे हैं, उनको बताया। इनको नॉलेज पूरा इसमें समझ में आ जाता है, समझाया जाता है। और ये 5 मॉडल को लेके क्वेश्चन आंसर क्रिएट किया जाता है। जो बच्चे 8th 10th बच्चों को फिर उनको एग्जाम उसी पर वो होता है, उनको क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा था उसको विन डिक्लेयर किया जाता है। तो 2 दिन कंपटीशन कराते थे, बच्चे रुचि रखे उसके ऊपर एक्टिविटीज में। बच्चे उसमें बिजी हो गए, जो उनसे जो छोटे हैं, ये जो हम गेम कराते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं। सबसे छोटे हैं, बहुत छोटे जो रहते हैं, उनके लिए पजल गेम यूज करते हैं। यह है क्या है बॉक्स पजल गेम, उसमें से अलग अलग ब्लॉक्स है और उसमें एक स्टॉर जैसा होल है, वो हाथ में उसको लेते हैं और काउंट करते हैं इस ब्लॉक्स में कितने होल्स है, ट्रायंगुलर है, सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है। तो उसको देख कर उसमें कितना होल है उसके हिसाब से स्टॉर्ड के अंदर डालते हैं।
तो उसको फिर हम टाइमर, हमारे मोबाइल में रहता है ना टाइमर लगा के जो बच्चे कम समय में इसको जो करते हैं तो उनको भी हम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसमें चालाकी वो है कि जो बच्चे इसमें खेलेंगे, जो पार्शियली साइटेड है वो देख के कर लेंगे ये, और जो स्माइल बल गेम, ये दोनों के लिए फुल्ली जो ब्लाइंड है, फुल्ली जो विजुअल इम्पेयर्ड है, उनको कवर लेना है। तो उनके टीचर्स के साथ पहले बात करके हमको टोटली इम्पेयर्ड जो है, विजुअल इम्पेयर्ड, उनको 6 बच्चे या बच्चियां इसमें, अभी तो हमने श्रवण बाधित में आए ही नहीं, हम अभी दृष्टिबाधित में उसी स्कूल का हम बता रहे हैं। तो उस हिसाब से ये कंपटीशन करा के उनको 1.5 घंटे तक इतना एंगेज करते हैं, हर बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, टीचर्स भी एंजॉय करते हैं, उनके गाइड भी एंजॉय करते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा प्रोग्राम्स वहाँ से पूरा होते ही फिर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हौसलों की ऊंची दीवार बन तू, रोशन करता हुआ अंगार बन तू। ये टी-शर्ट्स बनी है जिसमें बाबा का लोगो है, दिव्यांग सेवा, और ये हमारे कैंपेन का थीम भी लिखा गया है, दिव्यांग सेवा समानता संरक्षण सशक्तिकरण अभियान। तो उनको ये पहनाया जाता है। कुछ हमारे जो मेन सेंटर इंचार्ज वहाँ का नज़दीक वो पहनाते हैं, कभी वहाँ के टीचर प्रिंसिपल वो पहनाते हैं। तो दोनों का ये देखिए उनको फिर, और स्कूल के लिए हमने जो किताब प्रेजेंट करते हैं, ये स्लोगन्स जो है ब्रेल स्लोगन्स वो पढ़ते हैं, उनको बांटा जाता है ब्रेल में जो लिखा है। हौसलों की ऊंची दीवार बन तू, रोशन करता हुआ अंगार बन तू। आशा का दीप लिए चलता चल, मन में विश्वास। तो उनमें जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो केयर टेकर होते हैं, जो डोनर होते हैं, सब अवेलेबल होते हैं। तो बच्चे बहाना होते हैं, बच्चे 30 होते हैं तो बाकी सब मिलके 60-70 हो जाते हैं। तो बच्चे अगर 30 मिलते हैं तो और 30-40 उनके पेरेंट्स, उनके जो डोनर या उनके स्टाफ, तो उनकी भी सेवा साथ साथ हो जाता है। और इनको टी-शर्ट्स पहना के फिर ये प्रोग्राम लास्ट को एक होता है मोटिवेशनल डांस। देखो ग्रुप फोटो हो गया, तो लास्ट को एक मोटिवेशनल डांस होता है जो दिव्यांगों के लिए खास बनाया गया है। हिंदी में हम लोगों ने 3 गीत बनाए, जैसे अलग अलग स्टेट में जाते हैं, जैसे गुजरात में अभी प्रोग्राम होगा तो गुजराती का दिव्यांग का स्पेशल सॉन्ग्स मोटिवेशनल बन गया है। ऐसे महाराष्ट्र में जाएंगे उनके लिए बन गया है, कर्नाटक में बना, तेलुगु में तो वहाँ बना, उड़िया में वहाँ बना। तो ऐसे लोकल लैंग्वेज में वो गीत बनाया जाता है जिसके ऊपर वो बच्चे सब डांस करते हैं। अपने कैंपेनर, स्टाफ, बच्चे, जो उनके बीच में जो डिफरेंस है कि टीचर स्टूडेंट्स का डिफरेंस है, तो वो भान को मिटाने के लिए सब मिल के डांस करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। इस प्रकार से हम, ये हमारा है पहला जो फॉर्मेट है, ये दूसरा है इंटेलेक्चुअली चैलेंज। दूसरा जो फॉर्मेट है, जो जिनका दिव्य बुद्धि हम कहते हैं, उनका फीडबैक फॉर्म है। जज्बा मन में जागे, कुछ करने का जब जज्बा मन में जागे, मुश्किल कोई काम नहीं, हिम्मत वालों के आगे कामयाबी में देखे कोई ना बधाई, कामयाबी में देखे कोई ना बधाई, बधाई हो बधाई, दिव्यांगों को बधाई। इंटेलेक्चुअल चैलेंज जो होते हैं उनको ज़्यादा जो समझ नहीं पाते हैं तो उनको बहुत थोड़ा सा समझाया जाता है, लेकिन मेडिटेशन, उनको मेडिटेशन कराया जाता है। तो लेकिन मेडिटेशन भी कैसे करें, जैसे दृष्टिबाधितों के पास भी मेडिटेशन कराया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल मेडिटेशन, नॉर्मल बच्चों के साथ मेडिटेशन कराते हैं
तो जो बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि आंख को आधा बंद करो या आंख को पूरा बंद करो या आंख खुला रखो, तो अगर वही बताएंगे ब्लाइंड स्कूल में कि आप बच्चे आंख खुला रख के बैठो या कहेंगे कि आंख बंद करके बैठो, तो उनको आंख खुला रखना बंद करना दोनों तो समान है। तो ऐसे कुछ शब्दों को हमको चेंज करना पड़ता है। नॉर्मली बहने इसमें अकाउंटेड है नहीं, तो जब हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं पहले वहाँ 2 दिन का बकायदे ट्रेनिंग होता है और उनको हम डेमो कराते हैं। ऐसे जैसे आप बैठे हैं, बहन आएंगे योग कराएंगे, बहन आएंगे भाषण करेंगे, बहने आएंगे योग चित्र प्रदर्शनी जो है गेम्स को खिलाएंगे। तो हम डेमो करते 5 भाई या बहनें खड़े होते हैं, आज वो सोचेंगे ब्लाइंड है, विजुअल इम्पेयर, तो उनके साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कौन से शब्द मिस होता है। कभी कहते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल, जैसे मान लो आप यहाँ विजुअल इम्पेयर 5-6 बहनें खड़े हैं स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स हमारे कैंपेनर्स कहते हैं टोकन गेम्स रहता है, अलग अलग टोकन्स 18 टोकन्स रहता है, 24 टोकन्स रहता है अलग अलग गेम्स में। फिर इनके सामने रखते हैं, बहन जी इसमें से एक उठाओ, ये तो है विजुअल इम्पेयर। उसके सामने आप रख दो, कहाँ आपका हाथ कहाँ है, टोकन्स कहाँ है, उनको कैसे पता चलेगा। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, तो इसके बारे में ट्रेनिंग हम देते हैं। जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहाँ से कैंप पे 2 दिन का ट्रेनिंग रहता है, तो हमें वो हमारी जो है जैसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी मिलाना, ट्यून करना, कैसे वो समझ सकते हैं, कैसे हम उनको दे सकते हैं, वो हमको डेवलप करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। योग में हम कहते हैं कि जैसे कि बाबा के ज्ञान की बरसात हो रही है या फिर किरणें मेरे ऊपर हो रही है, लाइट प्रकाश में तत्व है, गोल्डन तत्व है, ये तो महसूस नहीं किया है उन्होंने, तो गोल्डन तत्व कहेंगे या लाल प्रकाश में तत्व कहेंगे, वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो उनके जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसी के द्वारा हमको समझाना। फॉर एग्जाम्पल योग हम उनको कराते हैं तो कहेंगे जैसे बारिश में भीगना, वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कहीं बारिश में भीगे होंगे, हम सब भीगे, उसका अनुभव उनको भी प्रैक्टिकल अनुभव है। तो वो शब्द अगर यूज करेंगे कि ईश्वर परमात्मा जो शक्ति का सागर है, शांति का सागर है, उनसे शांति और शक्ति की बरसात मुझ पर हो रही है, मैं आत्मा उससे नहा रही हूँ। ये जब कहेंगे तो उनको थोड़ा सा रियल लगेगा। हम कहेंगे प्रकाश, लाल प्रकाश में तब तो मुझ पर आ रही है, समा रही है, वो उनको नहीं लगेगा, क्योंकि लाल प्रकाश क्या वो नहीं, उनको महसूस नहीं। हाँ जी, फिर भी तो हम चित्र देखते हैं या विजुअल देखते हैं तो वो रियलाइज कर लेते हैं, उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं, वो तो उनसे नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो 3 हमारे अलग अलग स्कूल से, उसके लिए पूरा फॉर्मेट ही अलग अलग है। जो आप विजुअल इम्पेयर स्कूल में मेडिटेशन कराएंगे वो MR बच्चों के साथ नहीं कर सकते, या हियरिंग इम्पेयर के साथ नहीं कर सकते, तो सुन नहीं पा रहे, देख पा रहे लेकिन सुन नहीं पा रहे। उसके लिए हमको वीडियो को हम साइन लैंग्वेज में बना के लेके जाते हैं। बहुत सारे हमारे साइन लैंग्वेज वीडियोज है जो आप लेके, आपके पास है आपके पास साइन लैंग्वेज वीडियो है, आपके पास है बहन जी? नहीं है? सब मोबाइल में, आपके मोबाइल में 500 साइन लैंग्वेज वीडियो आप लेके घूम रहे हो, हर एक मोबाइल में है। क्योंकि हमारा YouTube चैनल में हम लोगों ने 500 साइन लैंग्वेज कोर्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, जितना हम दे सकते हैं बाबा की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, सारा हमारे साइन लैंग्वेज वीडियोज ये हमारे YouTube चैनल में अपलोड किया गया है। और हमारे YouTube चैनल का नाम है, इसमें लिखा है दिव्यांग सेवा माउंट आबू ब्रह्म कुमारी। हर एक अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकालिए, हम यहाँ प्रैक्टिकल कर देंगे और आपको सब्सक्राइब करा देंगे, दिखा देंगे, ताकि आप उसको शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, हमारे पास है, हम दूसरों को शेयर किया, वो तीसरों को शेयर किया, चौथों को शेयर किया, तो ऐसे ऐसे हियरिंग इम्पेयर बच्चों के पास ज्ञान पहुँच गया। वो खुद ही देखेंगे और खुद देखते साइन लैंग्वेज में है और लिखत में भी है, तो देखेंगे और पढ़ भी लेंगे और समझ भी जाएंगे। तो हमको उनको साइन लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता नहीं है, या हमारे पास कोई परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइन, और वो वही मीडियम है हियरिंग इम्पेयर के लिए, साइन लैंग्वेज ही सीखते हैं, वो जरिया उनके लिए होता है। माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी, आप उनको एंड्रॉयड फ़ोन सभी ने खोला, जिन्होंने खोला हाथ उठाओ। उसमें आप YouTube सर्च में जाओ, YouTube में जाके सर्च में जाओ,
किसको कुछ डिफिकल्टीज है तो हाथ उठा, हमारे जो क्या यहाँ गाइड्स बैठे हैं वो करेंगे। जो हाथ, हेलो गाइड्स, जो हाथ उठाते हैं उनके पास जाओ, उनका यूट्यूब चैनल खोल के उनको दिखाओ, हाथ उठाओ जिनसे नहीं हो रहा है, जिनसे नहीं हो रहा है मीरा बहन करो, जो जो नहीं है। उधर कौन बैठा है, जो भी है जिनको आता है करो। तो इसमें मैं कहने की भाव है, ये अगर हम सब्सक्राइब करते हैं दिव्यांग सेवा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी, इधर उसको टाइप करो या फिर बोल दो, 3 शब्द बोल दो, फिर उसको आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट, उसमें प्ले लिस्ट आता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सब्सक्राइब हो गया, देखिए ये आ गया हम लोग को। उसमें व्यू में चले जाएंगे, व्यू में ये प्ले लिस्ट आता है सर, उसमें व्यू में जाके ये देखिए प्ले लिस्ट में देखिए इतने सारे वीडियोज, सारे प्रोग्राम्स, इसमें आप जो चाहे रहते हैं पूरा साइन लैंग्वेज में है। तो और भी बहुत सारे साइन लैंग्वेज वीडियोज हैं। तो साधन हमारे जेब में है, हमारे मोबाइल में, सिर्फ इसको शेयर करना। हमारे नज़दीक में अगर ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल है या कोई पहचान का है तो उनको दिखा सकते हैं, उनके जरिए उनको पहुंचाया जा सकता है। फिर जो हम कह रहे थे मेंटली रिटायर्ड जो है, इंटेलेक्चुअली साइलेंस बच्चे हैं, उनको हमने वीडियो के द्वारा दिखाते हैं, वीडियो को साइन लैंग्वेज करके उनको समझाया जाता है। हमारे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जो कंसेप्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। एक सैंपल, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फादर्स, जैसे हम आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं, ये देखिए, ये एमआर बच्चे जो बिल्कुल समझते नहीं है आत्मा क्या, शरीर क्या, कुछ नहीं समझते, छोटा सा प्रयास है, वीडियो दिखा सकते हैं। आत्मा लाल बिंदी राजा, आत्मा लाल बिंदी राजा, हरी टोपी ओढ़े, हरी टोपी ओढ़े, पहना हल्का भूरा कुर्ता, पहना हल्का भूरा कुर्ता, फूल हाथ वाला, फूल हाथ वाला, हल्की नीले पेंट उसकी, हल्की नीले पेंट उसकी, लाल लाल जूता, लाल लाल जूता, शरीर एक वस्त्र जो आत्मा पहनती, शरीर एक वस्त्र जो आत्मा पहनती। ये एक किताब है चित्र से चरित्र। ये चित्र से चरित्र किताब में हमारे जो 25 कंसेप्ट है बाबा के ज्ञान के पूरे, इसमें 25 टॉपिक्स के रूप में दिया गया है। और वो एमआर बच्चे जो होते हैं इंटेलेक्चुअल और बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं, थोड़ा बहुत उनका उसमें रुचि रहता है, तो उनका बुद्धि का उसमें वो एंगेज हो जाएगा। हम उनको ऐसा एक पोस्टर लगा के रखते हैं और उसका एक जो वो दिखाओ, जो लाइन डायग्राम बांट देते हैं। 10 बच्चे 15 बच्चे जितना हम कंपटीशन कराना चाहते हैं और जो टॉपिक के ऊपर करना चाहते हैं उसका फ्लेक्स बाहर लगा देते हैं पोस्टर बना के। फिर उनको समझाते हैं कि इसमें देखिए मन बुद्धि संस्कार क्या है, फिर आत्मा, जैसे शरीर बाप और बच्चे संबंध है, ऐसे आत्मा परमात्मा का संबंध है। और राइम्स के रूप में हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है सारा कंसेप्ट, कैसे सोल कैसे चार्जिंग होता है परमात्मा से, जैसे मोबाइल चार्जिंग होता है पावर से, ये 8 पावर्स कैसे हमको मिलेगा, उसका राइम्स भी है। उनको सिखाते हैं और सुनाते हैं, रटवाते हैं, फिर इसके बाद उनको ड्राइंग करने के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरे ये किताब बना है। इसका भी हम वहाँ एक्सरसाइज के रूप में उनसे कराते हैं। और ये बच्चों के लिए भी, अपने छोटे बच्चों के लिए भी, नॉर्मल छोटे बच्चों 3 साल के बाद भी है, हर एक घर में अपने छोटे बच्चों के साथ भी ये किया जा सकता है। ये जैसे कि हम आपको बताएंगे, बचपन में जो राइम्स आपने सीखा है अभी याद है या नहीं है? बचपन की पढ़ाई का पहला दूसरा क्लास की याद है? कोई तो गीत याद है? उसके बाद डिग्री किया, एमएससी किया, एमटेक किया, उसका कोई टॉपिक याद है?
नहीं। क्यों याद नहीं? क्यों? राइम्स के रूप में बचपन में ऐसा उनको गेट बाय हार्ट किया गया जो हमेशा रह गया, वो कभी भूलेगा नहीं। तो वही प्रयास इसमें है और उनको बार बार करना पड़ता है। जैसे हम हमारे बच्चों के पास जाते हैं, उनको बार बार करना पड़ता है, आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है। आपके 3 मिनट मेडिटेशन के बाद अगर आप 25-30 बार यहाँ लोकेट करके दिखाओगे और स्टार स्टार करके उनको दिखाओगे, या स्टार लेके जाते हैं कभी बहने, छोटे छोटे आजकल मिलता है ना, वो दिखाएंगे तो उनके बुद्धि में जाता है। फिर उनको पूछो आत्मा कैसा है, स्टार है, आत्मा कहाँ है, यहाँ है, ये उनका रहेगा। तो इस प्रकार से प्रयास किया जाता है। जो जैसे जितना समझ सकता है बाबा के ज्ञान को, कॉन्सेप्ट को, उतना हम देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 3 जो है विद्यालय में अलग अलग तरीके से चलता है और बच्चे भी एंजॉय करते हैं। ग्रुप डांस में जो हम देखते हैं, जो बच्चे उठ नहीं पाते हैं, कभी वो उठने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको उठाने की कोशिश कभी नहीं करते। जब ग्रुप डांस होता है, वो हाथ हमको कहते हैं कि भाई हम इनको उठाओ, हाथ दो, हम उठ के डांस करेंगे। तो उनके अंदर उतना वो इंथुजियाज्म आ जाता है। तो वो वंडर खाते हैं टीचर्स की, सर आप लोगों ने कैसा माहौल बनाया, बच्चे जो उठते नहीं थे, रेस्पॉन्ड नहीं करते थे, ये कितना अच्छे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं कहा आप लोग मेहनत करो, अलग अलग तरीका है, मेहनत करो तो बच्चे रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो दिव्यांग सेवा का जो है, ये एक प्रयास है। बहुत सारे और भी चीज़ हैं, मैं समझता हूँ सारा तो आपको नहीं बता सकते। जो हियरिंग इम्पेयर स्कूल है, उनके लिए जो किताब लाना पर्सनल डेवलपमेंट, और ये किताब हम उनको गिफ्ट कर देते हैं। जैसे ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं तो 6 किताब हमारे पास है ब्रेल में। 7 डेज कोर्स का हिंदी और इंग्लिश है। दादी जानकी का 2 किताब है, गिफ्ट ऑफ पीस, पॉकेट बुक ऑन वर्च्यूज इंग्लिश में। जयंती दीदी का एक किताब है प्रैक्टिकल मेडिटेशन, वो सारे ब्रेल में है। ये सारी किताब विदेश जाता है, विदेश के लिए। यहाँ भी इंडिया में जो अच्छे स्कूल से होते हैं वो भी मांगते हैं। और शिव संदेश किताब है हिंदी में, जो ब्रेल में, तो उनके लाइब्रेरी को दिया जाता है ताकि बच्चे टाइम टू टाइम उसको पढ़े। साथ साथ ब्रेल बुक्स तो हमारे ब्लेसिंग कार्ड्स तो है। 1 लाख ब्लेसिंग कार्ड इस साल छपाया गया था और पहली बार बाबा के घर में मशीन मंगाया गया और 1 लाख ब्लेसिंग कार्ड्स इन ब्रेल छपाया गया। और जब हुआ ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम, बहनें अपने अपने स्थान पर लेके गए और पहले तो उनको बस टोली खिलाते थे, धागा बांध के आते थे। अभी उनके लिए कुछ देने के लिए एक है, तो खुद भी हम पढ़ सकते हैं क्या है, और वो भी हाथ लगा के पढ़ सकते हैं डॉट्स को। इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो हिंदी भी ब्लेसिंग कार्ड्स है और इंग्लिश भी ब्लेसिंग कार्ड्स है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर स्कूल में जो हम कहते हैं बच्चे, तो उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट किताब लिखा गया है। 2 पिलर्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, मोरल एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ये किताब इंडिया के सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। जितने लैंग्वेज इंडिया में है सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, नेपाली लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो ये हम इसके यहाँ लिखा गया है 8 पावर्स और 16 वैल्यूज, 30 वैल्यूज और 16 डिग्री, 16 कला, अष्ट शक्ति और गुण। हर एक टॉपिक में एक मोटिवेशनल स्टोरी है, लिविंग मोटिवेशनल स्टोरी, और लास्ट को एक्सरसाइज के रूप में है। तो अगर बच्चे, ये इंग्लिश में है, ये मराठी में है, सभी लैंग्वेज में, आप क्या चाहिए, मराठी में, इंग्लिश, हिंदी अभी यहाँ नहीं है, हिंदी हमारा लिटरेचर में मिलता है, तो देख लीजिए। हिंदी हमारा किताब